बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का पूरा दिन भी अदालती महाज के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, क्योंकि वहीं से आई हैं कुछ बड़ी खबरें, खासतौर पर इमरान खान से मुतालिक भी, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर आज अदम एतमाद कर दिया है। बज़ाहिर तहरीरी तौर पर यह अदम एतमाद किया गया है। इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपके सामने रखता हूँ, और साथ ही वो फैसला जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं वो सुनाए जाने में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट 77 मखसूस नशिस्तों का फैसला कल सुनाने जा रही है। ये केस सिर्फ पीटीआई का या इमरान खान का या किसी एक सियासी जमात का नहीं है, बल्कि पूरी कौम का है, क्योंकि कौम के मैंडेट का क्वेश्चन है यहाँ पर। यानी जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब करके ऐवान में भेजा, उनको किस तरह से आज़ाद रखा गया, किन फैसलों की वजह से आज़ाद रखा गया और उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, ये सिर्फ उन लोगों को या एक सियासी जमात के लिए नहीं है या नताइज उसके लिए नहीं है, ये वोटर्स के हकूक़ का मामला था। तो अब इसके ऊपर कल फैसला जो है वो एक्सपेक्टेड है। इस फैसले से कबल आज जजेस का एक फुल कोर्ट इजलास भी हुआ। 13 जजेस हैं ना, तो 13 के 13 जजेस आज सुप्रीम कोर्ट में इस इजलास में शरीक हुए, और इब्तदाई मुशावरत के बाद अब ये मालूमात सामने आई, या इम्कान ये है कि फैसला कल सुना दिया जाएगा। इसमें सूबाई असम्बलियों के अरकान भी हैं, इसमें कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें भी हैं, तो टोटल ये 77 का नंबर बनता है, और ये इतना बड़ा नंबर है जो पूरी सियासी गेम बदल सकता है। यानी इन टर्म्स ऑफ के पीटीआई के पास एक अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर आ सकती है। कोई तरमीम पीटीआई के बगैर नहीं हो सकती। अगर ये फैसला पीटीआई के हक में या अवाम के हक में आता है, ये पीटीआई के लिए एक नया बूस्ट साबित हो सकता है। यानी पीटीआई के पास एक अच्छी खासी बार्गेनिंग पावर आ सकती है। अभी तो चलो ये है ना कि कानून साजी की हद तक तो हुकूमत कोई भी कानून कर लेती है पास के जनाब सादा अक्सरियत के साथ, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो तब तक नहीं हो सकेगी जब तक ये 77 लोग जो हैं वो किसी एक साइड पर नहीं हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्ड होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा, इसीलिए सबकी नज़रें इसी पे हैं, इसीलिए सारे टीवी चैनल्स भी आज इसी को डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ साथ अदलिया का ऑब्वियसली इम्तिहान है, वो कल का फैसला साबित करेगा कि अदलिया किस हद तक आज़ाद है और जजेस गलत फैसलों के दिफा के लिए ख़ुद को इस्तेमाल होने दे रहे हैं या नहीं होने दे रहे, इसका भी जवाब कल मिल जाएगा। आज की जो दूसरी अहम और बड़ी खबर है वो ये कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और उन्होंने चीफ जस्टिस से अपने तमाम केसेस से अलग होने के लिए तहरीरी तौर पर यह सब कुछ लिखा है। ये कोई ख़त नहीं अरसाल किया गया चीफ जस्टिस के नाम या सुप्रीम कोर्ट के नाम, बल्कि आपको याद होगा नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें इमरान खान ने आज अपना जवाब जमा कराया। वही केस जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए कोई मेरा ख्याल 3-4 दफ़ा अदालत में पेश हो चुके हैं, तो उसमें उन्हें मौका दिया गया था अपना जवाब जमा कराने का। तो उन्होंने जो अपना जवाब जमा कराया है, मैं ज़रा पढ़ के आपको बता देता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि एक शख्स जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, जिसको फ़ायदा हो सकता है अगर ये केस उसके ख़िलाफ़ जाता है, ये फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ जाता है, उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो अपने इस जवाब में क्या लिखते हैं कि इन तरामीम से मुझे फ़ायदा तो होगा लेकिन कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इन तरामीम को कलअदम करने के ख़िलाफ़ जो हुकूमती अपीलें हैं वो मुस्तरद कर दी जाएं। ये इमरान खान की प्ली है। फिर उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी ये कहा था कि तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मगर उस वक्त भी मेरा ये मौक़िफ़ वाज़ेह था कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। फिर इमरान खान कहते हैं कि करप्शन करने वाले अपनी मर्जी के कवानीन बनाने के लिए पार्लिमान को इस्तेमाल करते हैं, उसको ढाल बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें किसी फ़र्द वाहिद ने कोई कानून साजी करवा ली है ऐवान में, सारे लोग तो फ़ंड्स के चक्कर में वो वोटिंग में हिस्सा लेके कह देते हैं कि जनाब हम इस हक़ में है। कानून साजी ना उन्होंने पढ़ी होती है, ना उनको पता होता है, बस सिर्फ ये कि जो क़यादत है उसको खुश करना है, आगे फंडिंग मिलनी है, प्रोजेक्ट मिलने हैं, तो वो जो भी कानून साजी कराएँ, दावे से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन पार्लिमानी कार्रवाइयों को कवर करता हूँ ना, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग, ये मैं बहुत मोहतात होकर कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा, वरना नंबर बहुत ज़्यादा है, कि उनको पता भी नहीं होता कि जो लेजिस्लेशन वो मंजूर कर रहे हैं, जो कानून वो बना रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी शिकों में क्या लिखा गया है, आगे होना क्या है, उनको नहीं पता होता। और बहुत सारे ये कानूनी आईनी दिमाग तो कुछ ही होते हैं ना, बस उनके ऊपर छोड़ के कि जनाब बस क़यादत का फ़ैसला है तो ठीक ही होगा, वो चाहे फ़र्द वाहिद के लिए हो या पूरे पार्लिमान के लिए हो, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान ये कहते हैं कि फ़र्द वाहिद के लिए जो होने वाली कानून साजी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ के सामने अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, और इसलिए ये तरामीम के ख़िलाफ़ जो हुकूमती अपीलें हैं वो मुस्तरद की जाएँ। यहाँ पर आता है अहम कार्ड। साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि माजी के जितने भी फ़ैसले हैं
उन्होंने उसमें जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनकी मिसाल दी, जिन्होंने अपने फ़ैसले में ये लिखा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस ना सुने। तो उन्होंने उस केस का रेफरेंस देते हुए लिखा है अपने जवाब में कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। अब ये तहरीरी तौर पर अदम एतमाद है एक तरह से, कि पहले उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, अब इमरान खान की जानिब से भी किया गया। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें हमने देखा कि काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो बार बार इजहार किया जा रहा है। और इत्तला ये है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में कोई रेफरेंस इस हवाले से मूव हो जाए। इमरान खान ने मुशावरत तो अपनी मुकम्मल कर लिया है और मेरी इत्तला ये है कि रेफरेंस तैयार पड़ा है, लेकिन फ़ाइनल अप्रूवल इमरान खान की तरफ से ही आनी है। उसका फ़ायदा कोई नहीं होना, रेफरेंस अगर फ़ाइल करें तो ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ रेफरेंस आएगा वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ के रिकॉर्ड पे रहे कि ये हमने किया था उस टाइम जब हमें एतमाद नहीं था, तो हमने इस चीज़ का इजहार इस सूरत में किया था, क्योंकि ये आईनी और कानूनी ऑप्शन है ना। कोई बाद में ये ना कहे कि फ़ैसले आपके खिलाफ आ रहे थे तो आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं अडॉप्ट किया। तो रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। तो देखते हैं कब तक आता है वो रेफरेंस। फिर आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से एक ख़बर, इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इद्दत केस का मामला है। आखिरी मरहले में ये केस दाखिल हो चुका, 2 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करना है एज़ पर हाई कोर्ट डायरेक्शन, यानी 12 जुलाई से पहले या 12 जुलाई तक इस केस को कंक्लूड करना है। आज सलमान अकरम राजा ने और सलमान सफदर ने अपने जितने दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और खबर माने का जो है वो भागे फिर रहे हैं, इस केस को लटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने बुशरा बीवी से मुतालिक एक ऐसी दरख्वास्त दी है जिसका मतन पढ़ के ही बंदे का सर जो है वो शर्म से झुक जाए। मैं उसका मतन यहाँ दोहराना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ये व्लॉग्स हमारे फैमिलीज़ भी बैठ के सुनती हैं, हमारी बहनें माएँ घरों में बैठ के सुनती हैं, इसलिए मुनासिब ही नहीं है कि उसका जिक्र भी यहाँ पे किया जाए। लेकिन चूँकि सियासी मामला है, ख़बर है, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात तो ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये यकीन है 100% मैं दावे से कहता हूँ कि जो दरख्वास्त ख़ाबर मानेका साहब ने आज दी है वो उसे अपनी बेटियों के सामने बैठकर कम अज़ कम नहीं पढ़ सकेंगे कि मैंने आपकी वालदा के हवाले से ये दरख्वास्त हुकूमती इदारों को दी है या अदालत को दी है। लेकिन उसे कौम की बेटियों तक पहुँचाने के लिए या घरों तक पहुँचाने के लिए, हर घर तक, हर फ़र्द तक पहुँचाने के लिए वो TV पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि ये हर घर में ये गलीज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनाई जाए, बताई जाए, दिखाई जाए। फिर एक खातून जिसके साथ आपने ज़िंदगी की 3 दिहाइयाँ गुजार दी हैं, जिसकी नेक नियति की आप ख़ुद मिसालें देते थे, वीडियोस बना बना के भेजा करते थे कि ये चलाएं, वो आज आपसे अलग हो गई। बकौल आपके आपने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किया। अगर आपकी एक लम्हे बात मान भी लेके इस दलील में वज़न है, तो क्या इस दलील की वजह से आप किसी को इतना जलील करेंगे? आपकी वजह से एक खातून जेल काट रही है, 5-6 महीने से ऑलरेडी जेल में है, क्या अभी भी दिल नहीं भरा? अब भी उसके ख़िलाफ़ इस किस्म की दरख्वास्तें आपने देनी है? मतलब ये पस्ती की इंतहा है, जिसके ऊपर कमेंट भी करना मैं कहता हूँ कि फजूल है, इससे आगे बढ़ता है। अदालत ने खैर केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की है। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। 12 तक इसका डिसीजन हर हाल में आना है। फिर आज अडयाला जेल में भी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत है इमरान खान के ख़िलाफ़। वो केस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, तो उसमें इमरान खान के जो साबिक साथी थे परवेज़ खटक, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। इमरान खान भी रोस्टरम पर मौजूद थे, साथ सामने उनके परवेज़ खटक भी मौजूद थे। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस शख्स को आवाम में इज़्ज़त दी, ओहदा दिया, वज़ीर आला बनाया, वफाकी वज़ीर बनाया, आज वही शख्स जिससे आप अपने राज शेयर करते होंगे किसी टाइम पे, वही शख्स आपके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए आपके सामने मौजूद था। परवेज़ खटक को तो ये लगता था ना कि मेरी ज़ाती वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं अगला चीफ़ मिनिस्टर हूँ, मैं अगला गवर्नर हूँ, पता नहीं मैं क्या, हुकूमतें बनाने और तोड़ने में सारा किरदार ही मेरा है। तो वो इमरान खान से अलग हुए तो लोगों ने उनको उनकी वैल्यू बता दी कि उनको आवाम किस हद तक वोट दे सकती है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे दिया वो आपको पता है। उनके मुकाबले में एक आम शख्स जो था वो भी जीत गया। मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो जो उनके मुकाबले में जीते हुए उम्मीदवार हैं MN अभी, तो कभी कभी पार्लियामान में उनसे मुलाकात हो जाती। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा जब आपके मुकाबले में परवेज़ खटक जैसा शख्स था और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो इमरान खान से मुतालिक सेंटिमेंट्स, जो राय थी या जो माहौल था, जो हवा थी, आप तो बड़े आराम से सुकून से बैठे होंगे कि जितना मर्जी बड़ा कैंडिडेट है लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ गया तो इसलिए आप आसानी से जीत जाएंगे। उन्होंने कहा एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। हमने अपनी तरफ से एफ़र्ट ज़रूर की, लेकिन हमें ये पता था कि अब और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब
अवाम जाने और इमरान खान जाने, और हमें अवाम ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया और कितने वोटों की लीड उन्होंने बता रहे थे, अच्छी खासी लीड से। तो मेरा ख्याल है परवेज़ खटक साहब को उस वक्त भी वैल्यू का अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर वो साइड पर होते हैं तो क्या वैल्यू है। अच्छा, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ दी है। अब ये खबर कंफर्म 100% नहीं है, लेकिन मैंने कहीं ये मीडिया के ऊपर देखी है कि कोई ऐसी तजवीज़ दी है। मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई ऐसी तजवीज़ है तो मेरा नहीं ख्याल, वैसे तो पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें उठती रहती हैं। हामिद रज़ा साहब भी कहते हैं, शानदाना गुलजार या एक दो और लोग भी कभी कभार कह देते हैं कि अगर हम इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते तो हमें असम्बलियों से रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब एक ऐसा मौका जब आप मखसूस नशिस्तों के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तो आप इस मौके पर कह रहे हैं कि हमें असम्बलियों से जो आपको मिली हुई हैं ऑलरेडी, उससे आप रिज़ाइन करके बाहर चले जाएं। और पहले जो कुछ आपके साथ हो चुका है, असम्बलियों से रिज़ाइन करना एक बड़ी गलती के तौर पे जाना जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सियासी तौर पर कोई अक्लमंदाना फ़ैसला होगा या दानिशमंदाना फ़ैसला होगा। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है या होना चाहिए। मैं इसको वेरीफाई करके भी आपको बताऊँगा कि क्या ये तजवीज़ वाकई में दी गई है या मीडिया पर ही कुछ गलत चल रहा है। फिर आज की एक और अहम डेवलपमेंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से है। इसमें बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की ख़बर है। आप ज़रा आगे सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं, आप कहाँ पे रह रहे हैं और क्या हो रहा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आपको पता है NA-47 इस्लामाबाद का जो हल्का है, 3 ही हल्के हैं जिनकी धांधली की शिकायत की समाअत हो रही है। तो आज बारी थी NA-47 की। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको गुज़िश्ता कोई 1-2 दिनों में कोई कॉल्स वॉल्स भी गई हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस भी आ रहा है। काफ़ी इस टाइम हॉट वाटर में उन्हें ढकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज समात में जो नून लीगी MNA थे वो भी पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के हुकाम को भी बुलाया गया और बड़े सख्त सवालात उनसे पूछे गए। बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से फॉर्म 45 अपलोड करने की टाइमिंग भी मांगी कि आपने किस किस टाइम पे अपलोड किए, क्या मुकर्ररा मुद्दत में आपने अपलोड किए या मुकर्ररा टाइम के बाद किए। ऑब्वियसली मुकर्ररा टाइम के बाद किए, क्योंकि जिस टाइम में अपलोड करने थे उस टाइम तक तो फॉर्म 45 अभी वो जिनमें रद्दोबदल हो रही थी वो तैयार ही नहीं हुए, बाद में हुए। और फिर एक और अहम इंकशाफ आज उस वक्त हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को ये भी बताया कि तीनों हलकों के प्रिजाइडिंग अफसरान ने एक भी फॉर्म EMS के ऊपर या सिस्टम के ऊपर अपलोड नहीं किया, या कोई स्क्रीनशॉट उन्होंने नहीं भेजा इलेक्शन कमीशन को। जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर थे किसी ने भी नहीं भेजा, ना व्हाट्सएप किया, ज़ाती हैसियत में भी नहीं उन्होंने कोई दिया। तो आप अंदाज़ा करें कि इस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने में करोड़ों रुपए लगे, आवाम के करोड़ों रुपए लगे, और ये दावा किया जाता रहा कि इंटरनेट बंद भी होगा तो इसकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, ये चलता रहेगा, इसके ऊपर रिज़ल्ट आते रहेंगे। और फिर जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा। और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कौम के साथ क्या हुआ। क्या कोई पूछगछ होगी इलेक्शन कमीशन से कि आपने इस आवाम का इतना पैसा यहाँ पे लगाया और इसका हासिल असूल क्या हुआ? एक भी फॉर्म EMS के ऊपर अपलोड नहीं हुआ, कैसे हो सकता है? आप जवाब दीजिए। आज एक और ख़बर भी बाय द वे आई है सनम जावेद के हवाले से कि 9 मई के केस से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये जो मुकदमा बनाया गया था ना गुजरावाला में, तो उस मुकदमे से भी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। तो अब देखते हैं कि अभी भी उनकी रिहाई मुमकिन हो पाती है या अब कोई चीचा वतनी का कोई मुकदमा आ जाएगा या किसी और शहर का कोई ना कोई मुकदमा डाल के उन्हें अंदर कर दिया जाएगा। ये भी आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।